हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग वेक्टर का कुछ थ्योरी रह गया था, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ रहे थे, स्केलर प्रोडक्ट पढ़े थे और वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट किए थे, पर क्वेश्चन वगैरह कुछ हो नहीं पाया था, तो उसको हम ख़त्म कर देते हैं और फिर बाकी रहेगा कुछ क्वेश्चन कराने का वेक्टर्स का। तो इसके बाद हम अगला वीडियो स्पेशल क्वेश्चन का 1-2 वीडियो मतलब में हम पूरा क्वेश्चन करवा देंगे। हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट में हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर प्रोडक्ट। हम बोले थे नहीं कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है, मेरे पास एक वेक्टर बी है और जब मल्टीप्लाई करें तो साइन क्या यूज करेंगे, क्रॉस का। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना, तो जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर होता है। वेक्टर कहने का मतलब है कि सी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड का फार्मूला हम लिखे थे ए बी साइन थीटा, आपको याद होगा। बाकी डायरेक्शन हम बताए थे कि जो वेक्टर सी का डायरेक्शन जो है ना, वेक्टर सी का डायरेक्शन वो परपेंडिकुलर होगा ए के भी और परपेंडिकुलर होगा बी के भी, ये बात हम बताए थे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करने पर वेक्टर सी आएगा और वेक्टर सी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा ए के भी और बी के भी। यह हम तो बोले थे कि ऐसे ही याद रखना है कि अगर मान लेते वेक्टर ए है और ये मान लेते वेक्टर बी है और ये आपका वेक्टर सी है, ये आपका वेक्टर सी है, तो अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस बी करेंगे, तो जो आंसर आएगा ना वेक्टर सी परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में है दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्लेन में है, वेक्टर ए और बी इस प्लेन में, तो प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा वेक्टर सी। मतलब वेक्टर सी या तो ऐसे होगा या तो वेक्टर सी ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा या तो इस प्रकार से होगा। इस प्लेन के, ये प्लेन में है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। या ऐसे ही बोल सकते हैं कि वेक्टर सी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर ए के भी और वेक्टर सी परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के भी, जो मन है वो बोल सकते हैं। तो बात रहा था कि हम कुछ ऐसे किए थे कि यूनिट वेक्टर हम बताए थे 3 होता है, आई कैप, जे कैप और के कैप। एक्स के तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई की तरफ यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड की तरफ यूनिट वेक्टर के कैप। तो हम बोले थे कि अगर आई कैप को माने आई कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो क्या आएगा, तो हम बोले थे 0। आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, 0। क्या कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। आई कैप माने आई कैप का डायरेक्शन भी इधर, आई कैप का डायरेक्शन भी, दो वेक्टर का डायरेक्शन एक ही तरफ है ना, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। तो साइन 0 का मान क्या होता है, बोले थे 0, साइन 0 का मान 0, तो 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 और साइन 0 का मान 0, तो हो गया 0। और उसी जे कैप क्रॉस जे कैप भी बोले थे 0 और के कैप क्रॉस के कैप भी बोले थे हम 0। ये सब बात आपको पता होगा। फिर हम बोले थे कि अगर हम इसे पहले पढ़ा दिए थे, रिवीजन हो जाएगा आपको। आई कैप क्रॉस जे कैप तो बोले थे के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप बोले थे के कैप, आपको याद होगा। हम बोले थे इधर इसको बोलते थे ये है एक्स, ये है आपका वाई, ये है आपका जेड। एक्स के तरफ तो बोलेंगे आई कैप, वाई के तरफ बोलेंगे जे कैप, जेड के तरफ बोलेंगे के कैप, और ई तो आपके आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हम बोले थे आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप। तो हम बोले थे कि राइट हैंड थंब रूल का यूज किए थे, आई कैप क्रॉस जे कैप। तो अपना राइट हैंड को रखना है पहले आई कैप वेक्टर की तरफ, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप से जे कैप की तरफ घुमाना है हाथ को, आई कैप क्रॉस जे कैप। थंब बताएगा वेक्टर सी का डायरेक्शन, तो आई कैप क्रॉस जे कैप का डायरेक्शन क्या होगा, के कैप। बाकी इसका मैग्नीट्यूड का बात करें तो 1 आएगा, क्या कि आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 और साइन दोनों के बीच का एंगल कितना, 90। साइन 90 का मान क्या होता है, तो 1 × 1 × 1 तो 1। अगर हम बोले थे कि जे कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस के कैप, सही है। फिर हम बोले थे अगर जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो बोलेंगे आई कैप, जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप, तो के कैप अगर उल्टा के कैप क्रॉस जे कैप तो होगा माइनस आई कैप। और सी फिर हम बोले थे कि अगर के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो जे कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो माइनस जे कैप। इस बात को हम बोले थे आपको याद रखने के लिए, इस बात को हम बोले थे आपको याद रखने के लिए।
आप चेक भी कर सकते हैं, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप के कैप के कैप इधर है, इधर के कैप, बाहर है के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप, के कैप क्रॉस आई कैप जे कैप। इसका बात हम इससे पहले वीडियो में पढ़ा चुके थे। ये बात आपको याद रहना चाहिए, इतना बात आपको याद रहना चाहिए। बाकी अब क्वेश्चन लेते हैं इसका वेक्टर प्रोडक्ट का। मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। मान लेते हैं कि मेरे पास दूसरा एक वेक्टर है, वो है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। हमको क्या करना है, फाइंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b करना है, a क्रॉस b करना है हमको। तो a क्रॉस b करना है तो करिए, तरीका वही करते हैं। वेक्टर a 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, सही है। क्रॉस है तो क्रॉस देंगे, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तीनों के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों के साथ। करते हैं 2i कैप क्रॉस, मतलब उतना करने से, उतना लिखने से क्या फ़ायदा, डायरेक्ट ही हम इसे कर रहे हैं। 2i कैप क्रॉस 3i कैप क्या होगा, तो 3 दूनी 6, i कैप क्रॉस i कैप। अभी बताएं i कैप क्रॉस i कैप क्या होता है, 0, तो हो जाएगा 0 प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 4 दूनी 8, i कैप क्रॉस j कैप, पता है आपको k कैप प्लस, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 5 दूनी 10 और i कैप क्रॉस k कैप, तो i कैप क्रॉस k कैप माइनस j कैप होता है, माइनस j कैप प्लस, हो गया। इसको तो कर दिए तीनों के साथ, अब इसको 3j कैप को करेंगे 3i कैप के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 दूनी 3 तिया 9, j कैप क्रॉस i कैप तो माइनस k कैप, क्योंकि i कैप क्रॉस j कैप होता है k कैप, 4 तिया 12 माइनस k कैप, सही है। j कैप क्रॉस i कैप कर दिए। अब इसको करेंगे इसके साथ, तो j कैप यहाँ पर है, यहाँ पर भी j कैप, तो 0 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 5 तिया 15, j कैप क्रॉस k कैप i कैप 15 i कैप। अब बचा ये 4k कैप को मल्टीप्लाई करना है इस तीनों के साथ, 4k कैप, तो k कैप और i कैप, तो क्या होगा, 4 तिया 12, 12 j कैप होगा, 12 j कैप, 12 j कैप, k कैप क्रॉस i कैप होता है j कैप, 4 16 प्लस 16 और k कैप क्रॉस j कैप, उल्टा हो रहा है ना, k कैप क्रॉस j कैप तो होगा माइनस i कैप, माइनस i कैप, और यहाँ भी k कैप, यहाँ भी k कैप, तो क्या हो जाएगा 0। आ रहा है समझ में, ठीक है। बाकी कर दीजिए, i कैप को i कैप के साथ जोड़ेंगे, 15i कैप और यहाँ पर माइनस 16i कैप, क्या हो जाएगा माइनस i कैप। यहाँ पर है आपका j कैप, मैंने माइनस 10 j कैप, और बाकी j कैप कहाँ पर खोजिए, तो यहाँ पर है 12 j कैप, तो माइनस 10 j कैप है ना, माइनस 10 j कैप, यहाँ पर हो जाएगा प्लस 12 मैंने 2 j कैप, k कैप 8 k कैप, और k कैप खोजिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, और कहीं पर है k कैप, k कैप, k कैप, बस इतना ही k कैप है। तो करिए और क्या, 8 और 12 मतलब माइनस 4k कैप, सही है। तो ये आया आपका आंसर, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b कर दिए, तो आपका ये आया सी वेक्टर, सही है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, पर इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम एक और तरीका आपको बताते हैं जिससे आपको आसान हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा, 2 मिनट लगेगा। अगर डिटर्मिनेंट जो बच्चा नहीं भी पढ़ा है, कभी नहीं भी जानता है,
ठीक है ना, उससे भी मतलब समझने में 2 मिनट 3 मिनट में हो जाएगा। चलिए हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, ऐसे करेंगे हम लोग। आई कैप लिखिए, जे कैप लिखिए और के कैप लिखिए, और यहाँ से इस प्रकार से लाइन खींच दीजिए। ई डिटर्मिनेंट का साइन है, यहाँ लिखिए 2, यहाँ लिखिए 3, यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखिए 3, फिर यहाँ लिखिए 4, यहाँ लिखिए 5, ऐसे लिख देना है 2 3 4, ठीक है ना। ऊपर में लिखना आई कैप जे कैप के कैप, 2 3 4 नीचे लिख देना है, फिर 3 4 5 लिख देना है। मतलब आई कैप का कोफिशिएंट को लिखना है आई कैप के नीचे, जे कैप का कोफिशिएंट को लिखना है जे कैप के नीचे, और के कैप का कोफिशिएंट को लिखना है के कैप के नीचे। अब इसको सॉल्व करना शुरू करना है इस डिटर्मिनेंट को, लेकिन सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि डिटर्मिनेंट में साइन होता है प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये अल्टरनेट चलता है। प्लस से शुरू करना है, प्लस के बाद माइनस, प्लस फिर माइनस, प्लस माइनस, इस प्रकार से अल्टरनेट आपका चलता है साइन। चलिए अब शुरू करना है। सबसे पहले क्या करना है, आई कैप हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इसको रो 1 बोलते हैं, रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड। हम क्या करते हैं कि फर्स्ट जो रो है ना, ठीक है ना, उससे स्टार्ट करते एक्सपेंड करते हैं। आई कैप आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जैसे बता रहे हैं वैसे आपको फिर करना है, 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। बाकी डिटर्मिनेंट को आप पढ़िएगा ही डिटेल में, मैथ में आपको पढ़ना रहेगा डिटर्मिनेंट। आई कैप से कर रहे हैं तो आई कैप को उतार दिए। आई कैप का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस है। अच्छा, इसके बाद आई कैप जिस रो में और जिस कॉलम में ना उसको ढक लेना है। आई कैप जिस रो में आ रहा है, इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, ढक लिए। क्या बचा, 3 4 4 5 बचा। 3 4 4 5 को लिख देना है डिटर्मिनेंट के साइन के अंदर, 3 4 4 5, सही है। फिर क्या करना है, जे कैप का साइन क्या है, जे कैप का साइन है माइनस जे कैप, फिर इस प्रकार से करना है। अब जे कैप जिस रो में आ रहा है उसको ढकी, जिस कॉलम में आ रहा है उसको ढकी। क्या बचा, 2 4 3 5, 2 4 3 5 प्लस के कैप। अब के कैप जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है उसको ढक लीजिए। क्या बचा, 2 3 3 4, 2 3 3 4, ये 3 है, सही है। इतना कर लिए। इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, इसको नीचे मिटा रहे हैं, इसको नोट कर ही लिए होंगे। अब देखिए आई कैप है तो आई कैप लिखिए, ऐसे करिए। 5 दिया 15, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15, अपने से माइनस का साइन दीजिए, 4 4 16, माइनस है तो माइनस जे कैप, 5 दूनी 10 माइनस 4 तिया 12, प्लस के कैप, 4 दूनी 8 माइनस 9, तो गया 15 माइनस 16 माने माइनस आई कैप, तो 10 माइनस 12 तो -2, और माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 जे कैप, 8 माइनस 9 माने माइनस के कैप। कुछ गड़बड़ हो गया है क्योंकि मिलना चाहिए दोनों का आंसर। इस मेथड से आंसर ऐसा आया है, उस मेथड से ऐसा आया है, कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ पर -1 के कैप होगा, हम देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। और उधर मिटार भी दिए हैं। के कैप एक यहाँ पर है, के कैप यहाँ पर है, 2 को किए थे हम आई कैप क्रॉस जे कैप, के कैप 4 दूनी 8, फिर के कैप आएगा। कुछ गड़बड़ हुआ है, ऐसे आएगा आंसर सेम ही आएगा, हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। इसे ऐसे आंसर आया है, इसको आप रहने दीजिए। यहाँ के बाद हम फिर लिख देते हैं और बाकी आपका हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6, इसको गुना करिए। ये पता नहीं 4 है ना, 2 3 4 3 4 5, हाँ 4 तिया 12, तो यहाँ पर होगा 12 के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप जे कैप होगा, सही है, जे कैप। फिर प्लस है तो प्लस देंगे, 4 4 16 के कैप क्रॉस जे कैप, उल्टा है, के कैप क्रॉस जे कैप है, मतलब माइनस आई कैप, और 5 20, ये तो हो जाएगा 0। तो के कैप कहाँ गया, अच्छा के कैप तो ऐसे था ही पहले से, ये माइनस है ना, ये 12 है, यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, 1 2 3 चौथा, मतलब
इसको मल्टीप्लाई किए इस तीनों के साथ, इसको मल्टीप्लाई किए हैं, इसको मल्टीप्लाई किए तीनों के साथ, 3 तिया 9। देखिए गड़बड़ यहाँ पर कर दी हम, क्या किए ने कि 3 तिया 9 हो गई, गलती से हम ऐसे कर दिए 4 तिया 12 कर दिए, 3 तिया 9, यहाँ पर 9 की जगह पर 12 लिख दिए, जिसके कारण थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर वास्तव में 9 लिखाएगा। ठीक है, देखिए इसको गुना करना था, इसको गुना करना था तीनों के साथ, इसको गुना किए थे तीनों के साथ तो 1 2 3 हो गया। अब इसको गुना करना था इसके साथ तो 3 तिया 9 की जगह मेरा ध्यान चल गया 3 चौ 12। तो बाकी 8 के कैप में से -9 कैप बचेगा तो क्या हो जाएगा, वही बचेगा। आप कर सकते हैं, बाकी आई कैप कहाँ गया, आप शुरू से भी आप कर सकते हैं, अगर आपको सब अगर डाटा बोर्ड पर है तो कर सकते हैं। आई कैप ने 1 2 3 4 5, एक गायब है, मतलब इसको गुना करिए इसके साथ 5 या 15, इसको गुना करके लिख देते हैं 5 या 15, जे कैप क्रॉस के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप, तो आई कैप हो जाएगा 15 आई कैप, मतलब यहाँ पर होगा 15 आई कैप। तो देख लीजिए 15 आई कैप -16 आई कैप, तो माइनस आई कैप। यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि आपका है जे कैप, जे कैप खोजिए 10 माइनस जे कैप और 12 जे कैप, तो हो गया कितना +2 जे कैप। और यहाँ पर कर लीजिए 9 माइनस के कैप और 8 के कैप, तो माइनस के कैप। इस तरीका को ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना, आपको हर हाल में इस तरीका से आपको सॉल्व करना है। भले आपको कुछ बच्चा को लग रहा हो कि ये तरीका थोड़ा मुश्किल है, नहीं, ये तरीका आसान है। 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 3 क्वेश्चन, तो ये तरीका से आप 2 मिनट में निकाल दीजिएगा। प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट अगर करना है तो डिटर्मिनेंट का यूज करना है। बाकी हम बता दिए कि ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन इससे कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का ज़्यादा डर है, इसलिए इस तरीका को ही अपनाएं। इसको आप नोट करें और फिर एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, ठीक है ना, इसको आप नोट करें। हो गया, जैसे क्वेश्चन और समझ लीजिए, मेरे पास अगर एक वेक्टर है 3i कैप +4j कैप +5k कैप, मेरे पास दूसरा एक वेक्टर है जो है 1i कैप +2j कैप और -3k कैप ले लेते हैं, कोई दिक्कत, -3k कैप या प्लस ही लीजिए थोड़ा, या माइनस भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। करिए आप एक इसको क्वेश्चन को ट्राई करें, इसके बाद फिर आप इस क्वेश्चन को बताते हैं। आपको करना क्या है, A क्रॉस बी करना है। चलिए वीडियो को पॉज करें और इसको ट्राई करें। हो गया, चलिए तो अब करते हैं। हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। आई कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे, के कैप लिखेंगे। आई कैप का कोफिशिएंट 3, जे कैप का कोफिशिएंट 4, के कैप का कोफिशिएंट 5। आई का कैप का कोफिशिएंट 1, जे कैप का कोफिशिएंट 2, के कैप का कोफिशिएंट -3। सही है, कर लिए। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद क्या करना है आपको, चलिए आई कैप है तो आई कैप दीजिए। आई कैप जिस रो जिस कॉलम में इसको ढकिए, क्या बचा 4 5 2 -3, 4 5 2 और -3 डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दिए। जे कैप का साइन क्या होता है, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस। जे कैप का साइन होता है माइनस से, माइनस होगा तो माइनस जे कैप। जे कैप जिस रो कॉलम में इसको ढके, क्या बचा 3 5 1 -3, 3 5 1 और -3 हो गया। सही है। इसके बाद के कैप प्लस के कैप, ठीक है। के कैप जिस रो में है कॉलम में इसको ढकिए, क्या है 3 4 1 2, 3 4 1 2। सही है, हो गया। अब क्या करेंगे, आई कैप 4 तिया 12 -12, 4 तिया -12 और -10, माइनस साइन लगाते हैं, -जे कैप 3 तिया -9,
और -5, सही है, प्लस के कैप 3 दूनी 6 -4, तो करिए -12 -10 तो हो जाएगा -22 आई कैप, -9 9 5 क्या होता है 13, नहीं 9 5 14 होता है ना 14, तो -14 और क्या हो जाएगा +14 14 जे कैप और 6 -4 +2 के कैप, तो ई आपका आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो इसी तरीका को आपको यूज करना है, सही है। चलिए तो बाकी कुछ और बात करते हैं छोटा मोटा और कॉन्सेप्ट का, तो इसको आप नोट करें। चलिए देखते हैं कुछ और बात को। मान लेते हैं कैसे इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर क्या है पैरेलल है, देन इट्स क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। इस पॉइंट को आप याद रखें, इस पॉइंट को आप याद रखें कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0। जैसे अगर मान लेते हैं हम बताए थे, आप लोग को पढ़ाए थे पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर पैरेलल होगा माने दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा 0 डिग्री। अगर मान लेते हैं लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू पैरेलल वेक्टर्स, टू पैरेलल वेक्टर, दो पैरेलल वेक्टर हैं। इसका मतलब पैरेलल है, इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या होगा 0। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा 0। तो अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करेंगे तो नया वेक्टर सी आएगा ने। तो हम कहते हैं कि सी के मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो हम बोलेंगे ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा की जगह 0 डिग्री देखिए, साइन 0 का मान 0 मैंने पूरा हो जाएगा 0। तो इस बात को याद रखना है, अगर मैग्नीट्यूड ही जो जब 0 है, दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई किए, दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो अगर मैग्नीट्यूड 0 आ रहा है तो डायरेक्शन से तो फिर लेना देना है नहीं। तो इस बात को याद रखना है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा 0। कैसे समझना है तो इसको मतलब नोट कर लें, इस यहाँ समझ लें कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है मतलब दोनों के बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान क्या होता है 0, साइन 0 का मान 0। तो ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कुछ रहे, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कुछ रहे, साइन 0 का मान 0 होगा, तो 0 गुना ये पूरा करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, सही है। पहला इसको आप नोट कर लें, इसको याद रखें, काफ़ी यूज आएगा कि दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, सही है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, लेट टू वेक्टर, इफ लिखिए, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट sides of a parallelogram, if two vector represent two adjacent side of a parallelogram, then
देन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव एरिया ऑफ डेट पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ डेट पैरेललोग्राम। सही है। बाकी पॉइंट को समझें, लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। इफ़ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, मान लेते कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, दो वेक्टर जो है ना एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड की तरह काम कर रहा है। यहाँ से हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, यहाँ से पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, यहाँ से डायगोनल को मिला देंगे, या डायगोनल को मिलाइए नहीं ना मिलाइए इससे कोई लेना देना है नहीं, डायगोनल को भी हटा दीजिए। मेरे पास एक वेक्टर ए है और मेरे पास एक वेक्टर बी है, बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो ये दो वेक्टर इस पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है। तो अगर इस पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालना है ना, इस पैरेललोग्राम का अगर एरिया निकालना है तो हम कहेंगे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, जो आएगा वही एरिया है। दोनों वेक्टर का क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा वही एरिया है इस पैरेललोग्राम का। इस पॉइंट को भी एकदम याद रखना है कि दो वेक्टर अगर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड की तरह काम कर रहे हैं तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो पूरा पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। इसको अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं कैसे हो रहा है तो आप समझ सकते हैं। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालें, ये हो जाएगा आपका हाइट, हो जाएगा ना हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस होता है और गुना हाइट होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अच्छा, तो इस पैरेललोग्राम का बेस कौन है, इस पैरेललोग्राम का बेस कौन है, बेस ये है, ये बेस है। तो अगर मान लेते हैं बेस जो है ना, बेस को मान लेते ए, मानना क्या है, बेस दिख ही रहा है ए है, सही है। हाइट, हाइट को देखना, हाइट कितना है। तो अगर ई बी है और ये थीटा है तो इधर वाला को नहीं बोलते हैं बी कॉस थीटा, इसको बोलेंगे बी कॉस थीटा, और इसके सामने वाला को बोलेंगे बी साइन थीटा। तो ई आपका हो गया बी साइन थीटा, थीटा के सामने वाला बी साइन थीटा। अगर ये बी है तो थीटा के सामने वाला बी साइन थीटा। तो हाइट मेरा निकल गया बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। इसको तो ऐसे लिखते हैं कि फार्मूला होता है बी एच। तो बेस आपका है, ये पूरा बेस है ए, और हाइट दिख ही रहा है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा को नहीं लिख सकते हैं कि ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हो गया एरिया। और क्या, एरिया का फार्मूला हो गया दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे वो हो जाएगा एरिया। सही है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे एरिया। अगर मान लेते हैं ना कि ऐसा भी रहता है कि अगर ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर पूछेगा तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके हाफ कर देंगे, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पैरेललोग्राम का एरिया देता है, और उसका आधा कर देंगे तो ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से मिलाइए ना इसको, ये आधा कर देंगे, किसका एरिया हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। ये एक ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल मिलकर एक पैरेललोग्राम बना है। तो ये पूरा पैरेललोग्राम का एरिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसका आधा करेंगे तो ट्रायंगल का एरिया। ठीक है ना, तो इस बात को आप नोट करें। ठीक है ना, इस बात को नोट करें और इस बात को याद रखना है। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन के समय बहुत यूज होता है इसका। ठीक है ना, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इस सब आपका बहुत मतलब यूज होगा। ठीक है ना, इसको आप नोट करें, फिर कुछ नया कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है व्हेन एडजेसेंट साइड आर गिवन बाई। मान लेते हैं एक पैरेललोग्राम है,
ये पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। और जो एडजेसेंट साइड है ये दोनों वेक्टर है, ठीक है ना। इस वेक्टर को नाम देते हैं ए, तो ई वेक्टर हो जाएगा आपका बी, और वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, सही है। वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बाकी अगर एरिया निकालना है तो पता ही है कि एरिया अगर निकालना है पैरेललोग्राम का तो क्या करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा, सही है। तो बाकी आप कर सकते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से, आई कैप जे कैप के कैप, मतलब हो जाएगा 1 2 और 3, यहाँ हो जाएगा 2 -3 और यहाँ पर 1। आई कैप लिखिए सबसे पहले, आई कैप जिस रो और कॉलम में इसको ढक लीजिए, लेंगे 2 3 -3 1, 2 3 -3 1। जे यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। जे कैप जिस रो और कॉलम में इसको ढकिए, क्या बचा देख सकते हैं 1 3 2 1, 1 3 2 1। फिर प्लस के कैप के पास साइन प्लस होता है, के कैप जिस रो और जिस कॉलम में इसको ढक लें, क्या बचा 1 2 2 -3, 1 2 2 और -3, सही है, सही है। अब बाकी आपको पता ही क्या करना है, आई कैप 2 और 3 3 9 मैंने -9 हो जाएगा, +9 हो जाएगा, नहीं 2 गुना 1 2 और एक तो माइनस लगाते हैं, 2 गुना 1 2 और एक माइनस लगाते हैं अपने मन से, और 3 3 -9, तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस जे कैप 1 और -6 प्लस के कैप तो -3 और -4, 9 2 कितना 11 आई कैप, 1 -6 तो जगह -5 माने 5 जे कैप, तो -7 के कैप, सही है। ये आ गया आपका वेक्टर। बाकी एरिया पूछ रहा है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर और प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट ओवर। 11 का स्क्वायर 121 होता है शायद, 5 का स्क्वायर 25 और इस -7 का स्क्वायर 49। बाकी इसको जोड़ दें, 5 1 6 और 9 6 15, 15 के 5 और हाथ में 1, 4 2 6, 6 2 8 1 9 और यहाँ पर 195, ठीक है ना। कुछ रूट ओवर 195 आ रहा है आपका स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि अगर दो वेक्टर है जो एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है, ठीक है ना, तो एरिया निकालना है अगर उस पैरेललोग्राम का, तो दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। इसको नोट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक और चीज़ बच गया है वेक्टर में, उसको लास्ट करते हैं उसको बताकर, जो कि पहले ही बताना चाहिए था लेकिन पहले नहीं बताए थे। अभी हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन का। वेक्टर प्रोडक्ट ख़त्म हो चुका है, तो बाकी इसका क्वेश्चन जितना है लॉ ऑफ वेक्टर डिस्टेंस से लेकर स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, जितना भी क्वेश्चन है सबका क्वेश्चन का अलग हम वीडियो बना देंगे। अभी एक 10-15 मिनट क्लास और होगा, उसके बाद हम ख़त्म करते हैं इसको। सही है, सही दिख रहा है सबको? देखिए तो सही दिख रहा है। हम अभी बात कर रहे हैं, जैसे अगर मान लेते हैं कि हम दो वेक्टर्स का, शायद 3 वेक्टर्स का भी मैग्नीट्यूड निकाल के हम बताए होंगे
कि जैसे अगर मान लेते कि मेरे पास एक वेक्टर ए है इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, हम कहते हैं कि रूट ओवर आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर करो प्लस जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर करो प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर करो। ये ऐसा करते थे, जो भी आ जाए बाकी करके जो भी आ जाए। यहाँ पर तो हम समझते हैं बोर्ड पर कि अगर 3 वेक्टर है, माने वेक्टर ए का 3 तरफ कंपोनेंट है, कुछ एक्स की तरफ है, आई कैप मतलब क्या, किस वेक्टर का कुछ एक्स कंपोनेंट है, कुछ वाई कंपोनेंट है और कुछ जेड कंपोनेंट है। तो इस पर थोड़ा बात करते हैं और यहाँ से बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइन का। इसको मान लेते ओरिजिन है ये, यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, या हम लोग ऐसा मानेंगे कि हम ही खुद यहाँ पर इस पॉइंट पे खड़े हैं। यहाँ से इसको हम लोग मान लेते हैं एक्स एक्सिस, ऊपर मान लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस, और यहाँ इसको मान लेते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग जेड एक्सिस। एक्सिस 3 होता है, एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड और जेड एक्स तीनों के बीच कैसा एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, एक्स वाई और जेड। अगर मान लेते कि हम कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति इस ओरिजिन से यहाँ से चला थोड़ा सा जेड एक्सिस की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ चला, हम लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं, इसको यहाँ पर समझ लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आएगा। बाकी डायरेक्शन कोसाइन का बात कर लेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये आपका है कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस और ये आपका है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो हम कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति यहाँ चलना शुरू किया, सबसे पहले चला कुछ जेड की तरफ, हम बोले ए जेड चला जेड की तरफ, जेड एक्सिस की तरफ चला, उसके बाद यहाँ से चलना शुरू किया, कुछ दूर चला, मतलब एक्स एक्सिस की तरफ व्यक्ति कुछ ऐसे चला एक्स एक्सिस की तरफ, फिर इसके बाद व्यक्ति को मन किया यहाँ से वाई एक्सिस की तरफ चलने का, तो यहाँ से ऊपर चला, कुछ ऊपर चला, पहले ऐसे चला, फिर ऐसे चला और फिर कुछ यहाँ से ऊपर चला, यहाँ तक ऐसे चला। सही है। तो हम कहेंगे कि व्यक्ति पहले ऐसे चला, इधर कितना चला, तो जेड एक्सिस है तो हम बोले ए जेड चला, इधर कितना चला तो हम बोलेंगे एक्स एक्सिस है तो ए एक्स चला, इधर कितना चला तो वाई एक्सिस है तो ए वाई चला। तो हम बोलेंगे कि जो वेक्टर मान लेते हैं, इस वेक्टर को मानते हैं वेक्टर है, मतलब हम बोलते हैं कि ऐसे चला फिर ऐसे चला ऐसे चला, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है, पहले ऐसे चला फिर ऐसे चला फिर ऐसे चला, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए इसका। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मतलब कि ये ओरिजिन है, यहाँ चलना शुरू किया, इनिशियल पॉइंट है, यहाँ तक चला, ये हुआ फाइनल पॉइंट, तो यहाँ से इसको ऐसे मिलाएंगे ना, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से ओरिजिन से जहाँ चलना शुरू किया, यहाँ से मिलाएंगे यहाँ तक, जहाँ तक चला, तो ये जो है डायगोनल है, ये डायगोनल है इस क्यूबाइड का, अगर क्यूब है तो क्यूब का। पहले ऐसे चला या आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले ऐसे चला था, पहले ऐसे चला था, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे हो गया, ऐसे चलाने, ऐसे चला फिर ऐसे चला फिर ऐसे चला, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो यहाँ से हम मिला देंगे यहाँ तक, यहाँ से मिला देंगे यहाँ तक, तो ये क्या है, ये जो मिलाएंगे, अगर मान लेते कि हम ऐसे बोलते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, ऐसे करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, तो डायगोनल हो जाएगा ना, ये डायगोनल हो जाएगा किसका, क्यूबाइड का। तो डायगोनल का फार्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड रूट ओवर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो यही बोल रहे हैं कि अगर मान लेते हैं वेक्टर का कुछ कंपोनेंट एक्स की तरफ है, वेक्टर का कुछ कंपोनेंट माने कुछ कंपोनेंट जेड की तरफ है, कुछ कंपोनेंट एक्स की तरफ है, कुछ कंपोनेंट वाई की तरफ है, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो रूट ओवर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। देखिए नहीं वेक्टर यानी वेक्टर होगा, ऐसे वेक्टर, इसी वेक्टर का तो कुछ कंपोनेंट है, ये जो इसको मिलाइए, ठीक है ना, ये है ना, यहाँ से मिलाइए यहाँ तक, यहाँ से मिलाएं, इसी वेक्टर का कुछ कंपोनेंट है इधर, कुछ कंपोनेंट है इधर, कुछ कंपोनेंट है इधर, इसी वेक्टर का 3 कंपोनेंट है एक्स वाई और जेड की तरफ। तो हम बोलेंगे कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड माने इसका लेंथ, ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो इसी कारण हम लोग ऐसा करते हैं कि आई कैप का कोफिशिएंट
का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर का रूट ओवर। सही है, इस बात को आप समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो वेक्टर है, हम लोग ऐसा मानते हैं, ये था आपका एक्स एक्सिस, ये था आपका वाई और ये था आपका जेड, सब परपेंडिकुलर है। ये मान लेते हैं कि वेक्टर ए है, तो हम कहते हैं कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा, वाई एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा होगा और कुछ एंगल बना रहा होगा जेड एक्सिस से। तो हम बोले वेक्टर ए एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, अल्फा एंगल बनाता है, ये जो एंगल बन रहा है अल्फा। ये वेक्टर ए वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। यहाँ से इसको मिलाएं हम, यहाँ तक मिलाना होगा ना, यहाँ से यहाँ तक। ऐसे चला था मान लेते लड़का, फिर कुछ ऐसे चला था और फिर कुछ ऐसे चला था। इसको बोलेंगे ये कितना चला, तो बोले ए एक्स चला। ये कितना चला, बोले ए, चलो सॉरी जेड है, ए जेड चला। ये क्या है, एक्स एक्सिस, ए एक्स चला। ये क्या है, बाई, तो ए बाई चला। तो यहाँ से ओरिजिन से ये वेक्टर बोले ए है, ये वेक्टर क्या है, ए। तो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग बोले थे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट ओवर, ये वेक्टर ए है। हम अभी क्या बोलते हैं कि वेक्टर ए जो दिख रहा है एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, वेक्टर ए वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है, ऐसा मान लेते हैं। लेट वेक्टर ए मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। सही है, मान लिया कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बनाता है, जेड एक्सिस से गामा एंगल बनाता है। तो अब सुनिए, तो हम नहीं बोल सकते कि वेक्टर ए का कुछ कंपोनेंट होगा एक्स की तरफ, कुछ वाई की तरफ, कुछ जेड की तरफ, तो कितना कंपोनेंट होगा। देखिए यहां समझिए, एक्स वाई और ई जेड, ये एक्स, ये वाई, ये जेड और ये वेक्टर, ये मान लेते वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए एक्स एक्सिस से बोले अल्फा एंगल बना रहा है, तो वेक्टर ए का अल्फा एंगल ऐसे बन रहा होगा, ये अल्फा एंगल बन रहा है, ये जो एंगल अल्फा है एक्स एक्सिस से। तो इस अगर ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड ए है, तो नहीं बोलेंगे ए कॉस अल्फा। अगर ये ए है तो इधर क्या होगा, ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा। अगर वेक्टर ए बाई एक्सिस अगर बीटा एंगल बना रहा है तो बाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट होगा ए कॉस बीटा, ए कॉस बीटा। देखिए ना, आपको समझना चाहिए कि अगर मान लेते हैं रिजोल्यूशन वेक्टर पढ़े ना, कि अगर मान लेते हैं वेक्टर ए है, माने थीटा एंगल बनाता है किसी लाइन से या किसी एक्सिस से, तो इधर इसका कंपोनेंट होता है ए कॉस थीटा और इसके सामने वाला होता है ए साइन थीटा। तो सामने वाला का बात तो कर नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर ई एक्स है, फिर से सुनिए, ई एक्स है, ई जेड है और ई वाई है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ई वेक्टर है। वेक्टर ए एक्स से कुछ एंगल बना रहा है अल्फा, तो इसका एक्स की तरफ कंपोनेंट तो ए कॉस अल्फा, ए कॉस अल्फा। इसका जेड की तरफ कंपोनेंट, तो जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है गामा, तो ए कॉस गामा, और बाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट ए कॉस बीटा। इस बात को याद रखना है। तो हम बोले कि ए एक्स जो कंपोनेंट है, ए एक्स ये कंपोनेंट कितना है, ए एक्स कंपोनेंट है ए कॉस अल्फा, ए बाई कितना है ए कॉस बीटा, और ए जेड कितना है ए कॉस गामा।
इस बात को याद रखना है। वेक्टर ए एक्स की तरफ, वेक्टर ए का एक्स की तरफ कंपोनेंट, वेक्टर ए का वाई की तरफ कंपोनेंट और वेक्टर ए का जेड की तरफ कंपोनेंट। सही है। तो ये बात तो समझ में आ गया। जैसे अगर मान लेते बहुत सारे बच्चा को ऐसा लग रहा होगा कि अगर हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ते थे, अगर हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ते थे कि अगर ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो ये अगर मान लेते कि वेक्टर ए है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका इधर एक कंपोनेंट होता था अगर ए कॉस थीटा, तो इधर कंपोनेंट होता था ए साइन थीटा। तो यहाँ पर तीनों कंपोनेंट खाली कॉस थीटा में कैसे है? वेक्टर ए का तीनों कंपोनेंट सिर्फ कॉस में है, साइन में तो है नहीं। तो यहाँ पर ऐसे समझना है कि अगर ये एंगल अगर थीटा है तो इधर होगा ए कॉस थीटा। अगर ई भी एंगल हमको पता है, ये एंगल को अगर हम मान लेते हैं फाई, ये एंगल को क्या मान लेते हैं? फाई अगर मान लेते हैं, या इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं, तो इधर क्या होगा कंपोनेंट? इधर कंपोनेंट क्या होगा? इधर नहीं लिख सकते हैं ए कॉस फाई। ये वेक्टर इधर एंगल बना रहा है थीटा, तो इधर ए कॉस थीटा। ये वेक्टर वाई के साथ अगर एंगल बना रहा है फाई, तो इधर होगा कंपोनेंट ए कॉस फाई। हम लोग क्या करते थे कि इस वेक्टर का तोड़ते थे एक ही तरफ एंगल के साथ। हम मानते थे कि वेक्टर ए एक्स एक्सिस एंगल बना रहा है थीटा, तो ए कॉस थीटा, जिधर एंगल नहीं बना रहा है साइन थीटा। अगर हम मान ले कि वेक्टर इधर भी एक्स से भी एंगल बना रहा है थीटा और वाई के साथ भी कुछ एंगल बना रहा है, वाई के साथ मान लेते कुछ एंगल बना रहा है, तो एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है ए कॉस थीटा, अगर वाई के साथ जो एंगल बना रहा है ए कॉस जो भी एंगल बना रहा है। इसी कारण हम यहाँ पर माने कि वेक्टर ए एक्स के साथ अलग एंगल बना रहा है, वाई के साथ अलग एंगल बना रहा है, जेड के साथ अलग एंगल बना रहा है। तो इस वेक्टर ए का कुछ एक्स का कंपोनेंट, तो एक्स के साथ जो एंगल बना रहा है अल्फा, तो ए कॉस अल्फा, वाई के साथ एंगल बना रहा था बीटा, ए कॉस बीटा, और जेड के साथ वेक्टर एंगल बना रहा था गामा, तो ए कॉस गामा। इस प्रकार से हम किए। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ए एक्स बटा ए को इधर करिए इक्वल टू हुआ कॉस अल्फा, और ए वाई बटा ए करिए इज हुआ कॉस बीटा, और ए जेड बटा नीचे ए करिए इज हुआ कॉस गामा। तो ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा है ने, इसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन इसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। इस बात को याद रखिए। तो क्वेश्चन पूछता है कि अगर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होगा? तो देखिए क्या होगा। कॉस अल्फा को लिखते हैं ए एक्स बटा ए, तो नहीं लिख सकते हैं ए एक्स बटा ए का स्क्वायर, माने ए एक्स का भी स्क्वायर और ए का भी स्क्वायर, प्लस कॉस बीटा को लिखते हैं ए बाई, तो लिखिए ए बाई का स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर, कॉस गामा माने ए जेड का स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर। बाकी आप कर सकते हैं ए स्क्वायर अगर एलसीएम ले लेंगे तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए बाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस ए बाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर क्या होगा? ए का स्क्वायर। क्या होगा? ए का स्क्वायर बटा ए का स्क्वायर क्या होगा? 1। तो याद रखना है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू होगा 1। ऐसे आप समझ सकते हैं, होगा ना एक्स स्क्वायर प्लस ए बाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इक्वल क्या होगा? ए का कि ए इक्वल टू नहीं होता है, ए इक्वल टू नहीं होता है, रूट ओवर मैग्नीट्यूड निकालना होता है। तो ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए बाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ऐसा तो पढ़ाए हैं नहीं, तो स्क्वायर उधर जाएगा रूट ओवर, तो इतना इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए बाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। इसलिए इतना के बदल हम लिख दें ए स्क्वायर। इसको आप याद रखिएगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। और याद रखिएगा कि साइन अल्फा कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछेगा, इसको भी बता देते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा को क्या बोलते हैं? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू,
तो ये बात तो आपको मालूम ही होगा कि साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिख सकते, नहीं लिख सकते 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन स्क्वायर बीटा को लिख सकते 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस साइन स्क्वायर गामा को लिख सकते 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। 1 + 1 + 1 3 माइनस कॉमन लेते तीनों से, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। 3 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान क्या है 1। 3 - 1 = 2। 3 - 1 = 2। तो इसको याद रखना कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा = 2, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा = 1, और साइन अल्फा माने कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। सही है, वेक्टर का जितना कॉन्सेप्ट था सब खत्म हुआ, वेक्टर खत्म हो गया। अभी बाकी अब वेक्टर का क्वेश्चंस रह गया है, तो 1-2 वीडियो करके हम वेक्टर का क्वेश्चन को जितना क्वेश्चंस है, मतलब स्केलर प्रोडक्ट, अच्छा क्वेश्चन स्केलर प्रोडक्ट का, वेक्टर प्रोडक्ट का, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का या रिजोल्यूशन वेक्टर का, सब क्वेश्चंस हम करवाएंगे, 1 वीडियो हो या 2 वीडियो हो। और बाकी मेजरमेंट आपका चल रहा है, ठीक है ना, मेजरमेंट का 1 वीडियो डला चुका है, बाकी मेजरमेंट का डेली आपका वीडियो मतलब आता रहेगा, मतलब डायरेक्ट हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसको क्लास में ही। तो आप मेजरमेंट इसके बाद पढ़िए, वेक्टर खत्म हो चुका है, फिर मेजरमेंट के बाद काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स के बाद फोर्स वाला चैप्टर। तो इस प्रकार से आपका पूरा चलता रहेगा, पूरा 11th चलता रहेगा। तो इसको आप नोट करें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।